हेलो दोस्तों, क्या हाल है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी वैली एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज के आधुनिक भारत के इतिहास के इस टेस्ट में आवाज आ रही है आप सभी को? इससे पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है? और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग वीक में एक टेस्ट कम से कम करेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पॉलिटी का टेस्ट किया था, संविधान और राज व्यवस्था का। और इस बार दिवाली है तो 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, है ना। इसीलिए हम लोग आज ही टेस्ट हमारा इस वीक का कर रहे हैं और आधुनिक भारत का टेस्ट हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा। चलिए आ गए सब लोग, और किसी तरह का ऑडियो वीडियो इशू नहीं हो तो हम लोग क्लास की शुरुआत करें। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। वैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है दिवाली का, आप सभी लोग घर में अपने अपने किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। अच्छा है, त्योहारों को सेलिब्रेट करना, परिवार के साथ समय बिताना ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो थोड़ा समय जो है अपनी स्टडी के लिए ज़रूर निकालिएगा। चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, आप लोग सेशन को लाइक कर दो भाई जल्दी से। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो अभी तक, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें, है ना। जिन बच्चों के साथ में आप शेयर करना चाहें, आपके साथ में ऐसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ इसे शेयर भी कर दें। कर दिया सभी लोगों ने? कुछ लोग तो पहले से ही लाइक कर देते हैं क्लास शुरू होने के पहले ही, कुछ लोग क्लास शुरू होने के बाद करते हैं, और कुछ लोग क्लास शुरू होने के बाद भी नहीं करते, या तो वो भूल जाते हैं या शायद वो करना नहीं चाहते। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है। और इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नहीं किया हो। और आप सभी को हैप्पी वैली एकेडमी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दीपावली। और आपके दीपावली के पर्व को और बेहतर बनाने के लिए हैप्पी वैली एकेडमी आपके लिए लाया है सारे कोर्सेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, है ना। आप लोगों को इस समय यदि आप हैप्पी वैली एकेडमी का कोई भी कोर्स लेते हैं, फाउंडेशन का, कॉम्बो का, जीएस का, ऑप्शनल का, तो आपको सभी में 1000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट जो है मिल जाएगी। ये ऑफर 7 नवंबर तक वैलिड है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे उठा भी रहे हैं। सुपर बैच जो है जीएस फाउंडेशन का 1 साल का, जिसमें आपको जीएस, सी सेट, मेंस के पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग का जो हमारा एक बैच है 0 to हीरो वो भी, और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 25 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है 1500 रुपए की वो भी, और पर्सनल मेंटोरशिप, ये तो अनमोल है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, और फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा इस समय 15,999 रुपए में। जो ऑफर हैप्पी वैली एकेडमी का चल रहा है, आप सभी को इस समय ये ऑफर का फायदा उठाना चाहिए और कुछ पैसा आपको अपना बचाना चाहिए। फिर आप चाहें तो कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, जीएस का और ऑप्शनल का सुपर कॉम्बो बैच, जिसमें आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी 2 ऑप्शनल में मिल जाएंगे। आप सभी को पता है कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं और नवीन सर जो है वो जियोग्राफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑप्शनल भी इसमें मिल जाएगा। आंसर राइटिंग बैच, टेस्ट सीरीज सब मिला के आपको 21,999 रुपए में, देखो आप इसमें भी डिस्काउंट है, 22,999 की जगह 21,999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप टीम से बात कर सकते हैं। हैप्पी वैली एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहीं से आपको ये सब कुछ मिलेगा। सारे कोर्सेज में आप देख सकते हो, चाहे वो जीएस का हो, ऑप्शनल का हो, कॉम्बो का हो, सभी में 7 नवंबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हैप्पी वैली एकेडमी आपको दे रहा है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल है हैप्पी वैली एकेडमी राइज, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। हैप्पी वैली एकेडमी जो एप्लीकेशन है, लर्निंग ऐप, वो आपको बहुत काम आएगा।
थ्रू आउट योर जर्नी, पूरी आपकी इस तैयारी की, प्रिपरेशन की यात्रा में, जर्नी में आपको हैप्पी वैली एकेडमी एप्लीकेशन से काफी सारा कंटेंट फ्री में भी मिलेगा, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एनसीईआरटीज हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो डेली क्विजेज हो, बहुत कुछ। चलिए शुरू करें। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये टेस्ट है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। बस एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा और फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। जल्दी नहीं करना है और सेशन को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूं। चलो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपने वुड डिस्पैच के बारे में तो सुना ही होगा। वुड डिस्पैच पहला, इसने पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षण को सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य घोषित किया। इसने निम्नतर स्तर पर गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया। इनमें से कौन सा या सही कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या एक, दो और तीन? चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दें। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लाया हूं जिससे आपका समय बर्बाद हो या आप लोगों को उसका कोई फायदा ना मिले। चाहे आपका गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह आप देखेंगे। चलिए भाई सभी लोग जल्दी से आंसर अपना दे दें, जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है। वुड का डिस्पैच बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस वुड के डिस्पैच से यूपीएससी में आए हैं, आगे भी आएंगे। चलो तो पहले क्वेश्चन का समय समाप्त हो गया है। काफी सारे बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। चेक करते हैं। वुड का डिस्पैच 1854 में आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक बात तो ध्यान रखना, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं भाई, क्योंकि इतने सारे जो है इसमें सुधार करने की सिफारिशें हुई है, इतनी अच्छी अच्छी बातें थी कि इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। कब आया था? 1854 में आया था। और जो भारत सरकार की जो कंपनी की भारत में नीति चल रही थी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि शिक्षा जो है छन छन के टपक टपक के नीचे चली जाएगी, वो टपकी ही नहीं जैसे वो सोच रहे थे। और इसीलिए वुड का डिस्पैच आया और उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार जो है जन शिक्षा की जिम्मेदारी ले, ठीक है, लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसने अंग्रेजी भाषा को, पाश्चात्य शिक्षा को और अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में बनाने का जो मैकॉले ने समर्थन किया था ना, मैकॉले, आपने लॉर्ड मैकॉले का नाम सुना होगा, उसका समर्थन किया और अंग्रेजी वाला मामला जो है सही किया। इसने निम्नतर स्तर पर गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। वुड का डिस्पैच कहता है कि अंग्रेजी के साथ साथ हमें देशी भाषाओं का भी प्रयोग करना चाहिए। बिना देशी भाषाओं के प्रयोग के आप भारत के लोगों को जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान नहीं सिखा सकते। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर, निम्न स्तर पर गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करो। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया। और लंदन की तर्ज पर भारत में आपको पता है जो 3 यूनिवर्सिटीज आई थी, शुरुआती 3 विश्वविद्यालय, उनको स्थापित करने का सिफारिश किया। कहां कहां? बंबई, कलकत्ता और चेन्नई में। कि सरकार जो है बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास, चेन्नई में 3 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज जो है वो लेकर आए, जैसे लंदन में। और इसी की सिफारिश को ध्यान में रखकर भारत के पहले 3 यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई थी, कलकत्ता, बंबई और, ठीक है, चेन्नई में। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है वुड का डिस्पैच, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए सामाजिक विधायन और सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सती प्रथा का उन्मूलन, कन्या शिशु हत्या को गैर कानूनी बनाना, विधवा पुनर्विवाह का विधिमान्यीकरण और दास प्रथा समाप्त करने का विधायन। कौन सा सही है? इसमें आपको बताना है सही क्रम। 4 घटनाएं हैं और आपको इसको सीक्वेंस में जमाना है, कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। ऑप्शन है 1 2 4 3, 2 1 4 3, 1 4 2 3 या 2 1 4 3। चलो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा धैर्य धरोगे और ठीक से पढ़ा है तो आंसर आ जाएगा। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। सौरव सागर ने लगाया है ए, हार्दिक कपूर ने लगाया है 2143 मतलब डी। ओके, सुनीता साकेत ने लगाया है सी, ओमकार वर्मा ने लगाया है डी, सिंगर वैभव सिस्टर सी, गौरव कुमार सी लगाया है, अमन डी लगाया है, अमन ने लगाया 1243 मतलब ए, राजेंद्र सी, गिल्लू, मुस्कान, मैक्सिमम बच्चे बी और सी वाले हैं। ओके चलो चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। कौन सा पहले हुआ था? सही क्रम में जमाओ इनको। बाकी लोग क्या आज घर में साफ सफाई में व्यस्त हैं? कहाँ गए? फिर जो आएगा सो पाएगा, वरना पीछे रह जाएगा। चलो समय समाप्त हो गया है। सही आंसर क्या है देखेंगे। सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। आप सबको पता है विलियम बेंटिक की सरकार ने इसका उन्मूलन किया। कन्या शिशु हत्या को गैर कानूनी बनाने के लिए एक कानून 1894 में आया और एक 1904 में आया। आप समझ रहे, बंगाल के रेगुलेशन से हुआ था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में जो है कैनिंग के काल में यह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। और दास प्रथा को 1833 में खत्म करने की कोशिश की गई और 1843 में अंतिम रूप से समाप्त किया गया। अब आप खुद सोच लो कि कौन सा पहले हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था। सॉरी 1795 है, 1894 नहीं है, 1795। 1795 और 1804। अब आप जमा लो दोनों, कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। सबसे पहले हुआ है कन्या शिशु हत्या को गैर कानूनी बनाने वाला कानून पास, है ना, 1795 1804। फिर उसके बाद में हुआ है सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। फिर हुआ है दास प्रथा को समाप्त करने का कानून, तो ये हो गया 4। और फिर आया 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अभी तक तो आंसर आप समझ गए होंगे। क्या है सही आंसर? सही आंसर है डी। बहुत सारे बच्चों ने लगाया था सी, बहुत गलत बात है, थोड़ा सा पढ़िए आप अभी ढंग से। बी भी गलत है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने लगाया था कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों का सही हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन। उन्होंने जनवरी 1830 में सती की सदियों पुरानी हिंदू प्रथा का उन्मूलन करने हेतु सरकारी विनियमन का विरोध करने के लिए एक संघ का गठन किया। संघ का प्रमुख सार्वजनिक अंग बंगाली समाचार पत्र समाचार चंद्रिका था। इस परिच्छेद में किसका वर्णन किया गया? इस पैराग्राफ में किस व्यक्ति की बात की जा रही है ये बताना है। केशव चंद्र सेन, श्याम चंद्र दास, राधाकांत देव और शिव नारायण शास्त्री। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कौन है ये व्यक्ति।
कितने बच्चे इसका आंसर सही दे सकते हैं? समय जो है समाप्त हो गया है और हम जो है सही आंसर अब देखेंगे। इस व्यक्ति का नाम है राधाकांत देव। आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही रूढ़िवादी कट्टर व्यक्ति था। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बैन कराने की कोशिश की, सती प्रथा को बंद कराने की, खत्म करने की कोशिश की और इसके लिए सरकार से कानून बनवाया, तो इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा विरोध किया। दरअसल राधाकांत देव एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे जिसका ये मानना था कि अंग्रेज सरकार को कोई अधिकार नहीं है हमारे परंपराओं में, हमारी रीति रिवाजों में दखल देने का। और एक प्रकार से वो होता ना कि भाई क्रिया की प्रतिक्रिया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बैन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो रूढ़िवादी लोग मना तो करेंगे, नाराज तो होंगे। राधाकांत देव ने यहाँ तक कि जो प्रीवी काउंसिल थी लंदन में उसको भी पत्र लिखा और सती प्रथा के मामले में जो है उसको फिर से जो है जारी करने की अनुमति मांगने की कोशिश की। एक प्रकार से ये पूरे ब्रह्म समाज के विरोधी थे। ये राजा राम मोहन राय के, उनके ब्रह्म समाज के विरोधी थे। अभी तक आपने जो है राम मोहन राय पढ़े होंगे, ब्रह्म समाज पढ़ा होगा और सती प्रथा कानून पढ़ा होगा, पर ऐसे भी लोग थे जो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इतनी आसानी से सबको पसंद थोड़ी आएगा सुधार। तो राधाकांत देव का नाम याद रखिएगा। इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने वाला जो सरकारी कानून था उसका विरोध किया, ठीक है, और उसके लिए धर्म सभा नाम के एक संगठन का, संघ का गठन भी किया। आगे समझ में? चलिए, तो सही आंसर था सी, राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन ये रहा चौथा। निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन से भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किए गए थे? पहला, विधायी शक्तियों को बंबई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में निहित किया जाना। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व। और तीसरा, पुलिस, शिक्षा, सेवाओं आदि को बनाए रखने के लिए प्रांतीय सरकारों को निश्चित राशि दी गई। ए केवल 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 और 3 सही है और डी 1, 2 और 3 सही है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आप लोग अगर समझ पा रहे हो इनका महत्व तो आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पर आपको नहीं मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हो तो आप मेरे सेशंस में या हमारी टीम के सेशंस में कर सकते हैं, या एक टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आए 1499 रुपए में। इसी तरह के 25 टेस्ट हैं, सिर्फ 1500 रुपए में आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। निश्चित रूप से आपको प्रीलिम्स के पहले बहुत शानदार प्रैक्टिस मिलने वाली है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा हैप्पी वैली एकेडमी की टेस्ट सीरीज के बारे में। बताओ, 1500 रुपए में इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। बहुत मेहनत से टीम ने डिजाइन की है, पिछले 10 सालों के यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए। आप में से है कोई जिसने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। चलिए, 4th क्वेश्चन का सही आंसर देखें। समय हो गया है। चलो, सही आंसर देखेंगे तो 1861 में एक काउंसिल एक्ट पारित हुआ था कैनिंग के काल में, जब लॉर्ड कैनिंग भारत में वायसराय था। पहला स्टेटमेंट सही है, बंबई और मद्रास की प्रांतीय सरकारों में विधायी शक्तियां वापस दी जाना। ये एक्ट जाना जाता है विकेंद्रीकरण के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये जाना जाता है केंद्रीकरण के लिए। आपको पता होना चाहिए कि बंबई और मद्रास की जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो छीन ली गई थी 1833 के चार्टर एक्ट से और केंद्रीकरण कर दिया गया था उसी एक्ट से, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। बेंटिक वो पहला आदमी था
और 1861 से वो वापस कर दी गई। इस एक्ट से बंबई और मद्रास को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे दी गई। दूसरा भी सही है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व पहली बार 3 भारतीय शामिल किए गए। आपने सुना होगा वायसराय की जो परिषद थी वो विधायी परिषद में 3 भारतीय जो है पहली बार आए, और कार्यकारी परिषद में भी गैर अधिकारियों का प्रतिनिधित्व आए। ये दोनों सही है। तीसरा गलत है, पुलिस शिक्षा सेवाओं आदि को बनाए रखने के लिए प्रांतों को जो निश्चित राशि दी गई वो 1870 के मेयो संकल्प के द्वारा दी गई। कब दी गई? मेयो संकल्प 1870। चलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, ए वाला। ए वाले बच्चों को बधाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध था या थे? पहला महादेव गोविंद रानाडे, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मास्टर जो प्रैक्टिस कराते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैंने देखा है कि वो सिर्फ बच्चों को आंसर बता के चले जाते। ठीक है, एक कहीं से वो कॉपी करके क्वेश्चंस ले आते हैं, आंसर लिख के ले आते हैं, और बच्चों को या तो आंसर पढ़ के बता देंगे या यहीं से देख के बता देंगे कि आंसर कौन सा है सही। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं, एक एक स्टेटमेंट। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी नहीं है, उसका सही एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है उस पूरी बात को समझने के लिए। चलिए, सही आंसर तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबद्ध कौन था? 1885 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1885 में। और इसमें आपको मिलेंगे केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। महादेव रानाडे नहीं है, महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हैं पूना सार्वजनिक सभा से। 1867 में जो पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी, ये इससे जुड़े हुए। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है दूसरा और तीसरा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है ना। चलिए, सही आंसर समझ में आ गया। हाँ, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, ये इससे जुड़े हुए हैं। एमजी रानाडे बोलते हैं महादेव गोविंद रानाडे को पुनः सार्वजनिक सभा वाले, ये नहीं है। वैसे ये सारे के सारे आपको पता है कांग्रेस के उदारवादी नेता है या नरमपंथी नेता कहते हैं। कांग्रेस का शुरुआती नेतृत्व इन्हीं लोगों ने किया था, नरमपंथी नेता जो आप कहते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? अब जरा ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। नहीं है फिर मत बोलना पढ़ा नहीं। आनंद मोहन बोस एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु घटाने के विरोध में अखिल भारतीय सिविल सेवा आंदोलन का आयोजन किया। इसने 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की। इसे लॉर्ड रिपन के वायसराय कार्यकाल के दौरान गठित किया गया था। गलत बताओ, इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में, या इसे इंडियन एसोसिएशन भी बोलते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है, संगठन वही है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। अच्छा, 6 क्वेश्चन हो गए। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताते जाओ, कमेंट करके बताते जाओ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस। इसी तरह के क्वेश्चंस हर वीक एक टेस्ट हम लोग करेंगे, वहां पर आपको मिलेंगे।
कौन सा गलत है, चलो देखते हैं। तो पहला वाला आपको पता है 1876 कब हुआ था? 1876 में आनंद मोहन बोस और इनके साथ एक नाम आपको और याद होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक संगठन बनाया जिसे इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहते हैं। ये आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक सदस्यों में थे। और आपको एक बात पता है, कांग्रेस की स्थापना के पहले सब जितने भी संगठन बने उसमें सबसे बड़ा नाम यही है, मतलब इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी संस्था से कांग्रेस का जन्म हुआ और 1886 में इस संगठन को जो है कांग्रेस में मिला दिया गया। ठीक है, आखिरकार ये संगठन का विलय कर दिया गया कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पहला सही है, दूसरा भी सही है। आयु सीमा, लॉर्ड जो लिटन था उसने सिविल सेवा में भर्ती होने की परीक्षा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी आयु, उसका इन्होंने विरोध किया। 1883 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में सहायता की। डी वाला गलत है। इसे लिटन के काल में, जब लिटन भारत का वायसराय था 1876 में, रिपन नहीं था। रिपन का काल जो है ना वो 1880 से 84 है। भारत में एक प्रकार से उस जमाने का स्वर्णिम काल माना जाता है। जिस तरीके की परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे थे, तो लिटन के बाद रिपन आया था 1880 से 84। तो इसमें लिटन आएगा, डी वाला गलत होगा। ठीक है, डी सही आंसर था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम गैर भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और नहीं दो, ये पता होगा। आई थिंक इस बार सही कर सकते हैं आप। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुनिया में लोगों के पास चीजों की, संसाधनों की, लोगों की कमी नहीं है। समस्या है सही चीजों की। लोग तो हमारे आसपास बहुत है पर सही लोग कम है। कंटेंट भी हमारे पास इसी तरह बहुत है पर सही कम है। और दिक्कत यह है कि जो सही कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है कि लोगों को तलाश नहीं है, लोगों को अच्छे लोगों की भी तलाश है, सही कंटेंट की भी तलाश है, सही टीचर की भी तलाश है, पर दुर्भाग्य है कि उन्हें मिल नहीं पाता। उन्हें मिलते हैं छलने वाले लोग, उनका समय, उनका जीवन बर्बाद करने वाले। थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करें तो हम लोग अच्छी चीजों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते। चलिए, सही आंसर जो है 7वें क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। अब पहला स्टेटमेंट सही है। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुल मिलाकर जमा 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी है। कितनी अध्यक्ष रही है? 3। उसमें पहला नाम है एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट जो अधिवेशन हुआ था उसमें वो अध्यक्ष बनी थी और वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आप समझ रहे हैं, पहली महिला अध्यक्ष। हालांकि वो भारतीय नहीं थी, प्रथम गैर भारतीय, क्योंकि वो पता है आपको आयरिश थी। कहाँ की थी? आयरलैंड नाम की एक देश से, कंट्री से आई हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार करने। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और वो पहली भारतीय महिला थी। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पहली बार, आखिरी बार, और 1925 में सरोजिनी नायडू बनी। एक नाम और है, नेल्ली सेन गुप्त। नेल्ली, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्त। अगर आपको इनका नाम नहीं पता हो, बहुत बच्चों को नहीं पता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों में तीसरा नाम यही है। और इत्तेफाक से तीसरा नाम लोगों को पता ही नहीं है। इनके पति का नाम आपने पढ़ा होगा। इनके पति बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और पति का नाम था J.M. सेन गुप्त। J.M. सेन गुप्त इनकी ये धर्मपत्नी थी। दोनों पति पत्नी जो है एक प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हैं। ठीक है,
रहा है। युगांतर का जब बंटवारा हुआ तो उसमें से एक शाखा के प्रमुख जेएम सेन गुप्त थे, एक के सुभाष चंद्र बोस। चितरंजन दास के निधन के बाद दो भागों में बट गया था आंदोलन। पहला, एक के जेएम सेन गुप्त प्रमुख थे और एक के सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं की पत्नी जेएम सेन गुप्त की नेल्ली सेन गुप्त, ठीक है, तीसरी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत सारी बातें जो बच्चों को नहीं पता होती है, वो सिर्फ दो का नाम जानते हैं, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, बट आप वाई फियर व्हेन यू आर हियर। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित किसान विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नील आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। अब बताओ कौन सा सही होगा, 123, 213, 312 या 132? पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। आठवां क्वेश्चन है हमारा। समय जो है समाप्त हो गया है। चलो, आपने एक ऐड देखा होगा जो आजकल चल रहा है बड़ा टीवी पर, कभी कुछ ना करके भी देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा ही था, इसमें कुछ नहीं करना था, ये जमा ही हुआ है अपने आप में। सही सीक्वेंस यही है, 1 2 3। सबसे पहले नील आंदोलन 1859 और 60 में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, दो बंधुओं ने किया था नील के मामले में जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर। मोपला विद्रोह 1921 में, हालांकि पहले भी हुआ था केरल में 1921 में। और तीसरा बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के समय वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी और तब से हम लोग उन्हें क्या नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि 1921 में महात्मा गांधी ने ऐसा सोचा था कि हम बारदोली से एक सत्याग्रह 1921-22 में कि हम बारदोली से एक सत्याग्रह शुरू करेंगे करना देने का, है ना। चलो, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर था इसका 1 2 3। ए वाला ऑप्शन किस किसने लगाया है? ए वाला सही था। हाँ, नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन पर बना है, नील दीन बंधु मित्र का नील दर्पण। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पत्तदान किसे संदर्भित करता है? विधवा पुनर्विवाह पर आरोपित किए गए कर को, धार्मिक आयोजनों पर आरोपित किए जाने वाले कर को, बाल विवाह पर आरोपित किए जाने वाले कर को, या जघन्य अपराधों के लिए आरोपित किए जाने वाले जुर्माने को। चलो, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। चलो भाई, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दो। नहीं पता? चलो, सही आंसर है इसका ए। दरअसल पेशवाओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर, आश्चर्यजनक है ये, विधवाओं के पुनर्विवाह पर एक कर आरोपित किया था जिसे पत्तदान के नाम से जानते। कभी भी आपको ऐसा अगर पूछे पत्तदान क्या होता है, पत्तदान एक प्रकार का टैक्स था। क्या था? टैक्स था जो किसी विधवा को शादी करने के लिए देना पड़ता था पेशवाओं के उसमें, है ना। पेशवाओं ने एक कर लगाया था, इस कर को देके आप लोग विधवा जो है वो शादी कर सकती थी। वैसे आपको पता विधवाओं का पुनर्विवाह भारत में इतना आसान नहीं था उस जमाने में, इसीलिए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, ए वाला ऑप्शन सही था इसका। विधान परिषदों के सुधारों, कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि आप कुछ नया सीखें, कोशिश यही रहती है। विधान परिषदों के सुधारों के संबंध में भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा, यह 1892 का पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 1892 द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रारंभ किए गए? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों के आकार में वृद्धि की, सदस्यों को मतदान करने और वार्षिक बजट पर चर्चा करने के अधिकार प्रदान किए गए थे, और तीसरा, पहली बार निर्वाचन आरंभ किए गए। कौन सा सही है? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या एक दो तीन? व्हाट डू यू थिंक? और सेशन को लाइक भी कर दो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों। यदि आप लोगों को क्वेश्चंस वास्तव में अच्छे लगे, बोलने से नहीं चलेगा कि हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, काम आने वाले क्वेश्चन है, फायदा पहुंचाने वाले क्वेश्चन है, आगे भी आप ऐसे सेशन लाएं हमारे लिए, तो थोड़ा सेशन को लाइक करो जिन बच्चों ने नहीं किया है। नहीं तो अगली बार से भी क्वेश्चन का लेवल कम कर दूंगा मैं। फिर जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूं। आप करो ना करो, मेरा काम है, मैं वो ईमानदारी से करूंगा, ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोग साथ दोगे तो ही मैं करूंगा, आप नहीं दोगे तो भी मैं करूंगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है भाई, ठीक है। आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं करता रहूं। चलो ये हमारा हो गया है 10वां क्वेश्चन। सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका देखते हैं। 1892 का, 1861 के बाद सीधा 1892 का काउंसिल एक्ट इंडिया में पास किया अंग्रेजों ने, वो भी कांग्रेस वगैरह उदारवादियों के जो है मांगने पर, दबाव में। पहला वाला स्टेटमेंट जो है देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के आकार बढ़ा दिए, बिल्कुल सही। सदस्यों को मतदान करने और वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार, ये गलत है। सदस्यों को सिर्फ चर्चा करने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना तो वे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही वो मतदान कर सकते थे। मतदान वगैरह नहीं होता था बजट पर, सरकार जैसा चाहे बजट पास कर सकती थी। तीसरा सही है, पहली बार निर्वाचन शुरू हुए, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन थे। भारत में पहली बार निर्वाचन जैसा, इलेक्शन जैसा जो कुछ शुरू हुआ है ना, वो 1892 के एक्ट से हुआ है। पर फिर मैं कह रहा हूं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे, इलेक्शन डायरेक्ट 1919 के एक्ट से आए, ध्यान रखना। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब आया तो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, ठीक है। पर चूंकि यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं लिखा है तो हम लोग निर्वाचन ही मानेंगे। प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। थोड़ा सा ध्यान दो, आप लोग फिर वही गड़बड़ कर रहे हो जो मैं समझा रहा हूं। प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार से दिया गया। मतलब आप क्वेश्चन पूछो, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सही आंसर था पहला और तीसरा सही है। कौन सा सही हो रहा है? सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही है। मैंने एक एक बात आपको बता दी है जो यहां से जुड़ी हुई और आपके काम की, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना या घटनाएं वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान घटित हुई थी? पहला, नरमपंथियों द्वारा कांग्रेस में गर्मपंथियों का पुनः सम्मिलित किया जाना। इस अधिवेशन में दैनिक कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। कूट का प्रयोग करो, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है। चलिए 11th क्वेश्चन ऑफ द डे, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का सही होना चाहिए। जितना रिलेटेड है वो मैं सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। जो जो यहाँ क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है वो सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, तो परेशान मत होइए, बस आप आंसर लगाइए। गलत होगा तो मैं बताऊंगा कैसे हुआ।
इसीलिए कह रहे हैं कि एक पार्टी कम कर लेना और टेस्ट सीरीज ले लो। 1,500 रुपए की टेस्ट सीरीज जो है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में रामबाण का काम करेगी आपके लिए। हर एक चीज जो कोई व्यक्ति आपको दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए दे रहा है या वो गलत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो एक बार हैप्पीवेल एकेडमी एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज को देखो। 1,500 रुपए में हम आपसे बहुत कुछ कमा नहीं लेंगे। 1,500 रुपए से कोई करोड़ों रुपए नहीं आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन आपके फायदे के लिए हमने तैयार की है वो टेस्ट सीरीज। चलो, सही आंसर क्या है? 11th क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट सही है। लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था गरम दल और नरम दल का, आप सबको पता है कि इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन जो है कांग्रेस का 2 बातों के लिए जाना जाता है। कौन से 2 बातें? पहली बात, नरम दल गरम दल एक हो गए। कांग्रेस का 1907 के सूरत में जो विभाजन हुआ था, कहां हुआ था? सूरत अधिवेशन में। तो 1916 में जाके वो कांग्रेस फिर से एक हो गई, ये आपने पढ़ा होगा। दूसरा, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। इसी चीज को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। पहली और आखिरी बार जब कांग्रेस और लीग जो है एक साथ दिखाई दी है, बस आखिरी बार। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। एक कांग्रेस कार्य समिति का गठन जो है 1920 के अधिवेशन में हुआ। 1920 का जो अधिवेशन हुए, वहां पर आपको पता है नागपुर अधिवेशन हुआ था वी राघवाचारी की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन 1920। वहां कांग्रेस का संविधान महात्मा गांधी ने बदलवा दिया। सदस्यता शुल्क 25 पैसा, 4 आना प्रतिवर्ष कर दिया। कोई भी व्यक्ति 4 आना देके साल भर के लिए कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। दूसरा, कांग्रेस का संविधान बदला और 15 सदस्यों की प्रतिदिन का कांग्रेस का काम देखने के लिए, निर्णय लेने के लिए एक 15 समिति सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी आई, जो आज तक काम कर रही है। आपने सुना होगा CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, है ना, कांग्रेस कार्यकारी समिति। सही आंसर क्या है? केवल एक सही है, दूसरा गलत है। आ गया समझ में? आई थिंक आपको दोनों स्टेटमेंट क्लियर हुए। अब बताओ, इसमें इससे ज्यादा और क्या बताएगा? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लखनऊ अधिवेशन भी बता दिया, वहां क्या क्या हुआ बता दिया, 1920 का अधिवेशन बता दिया। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो तो आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गठित अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? क्या करना है? हमें गलत बताना है। पहला, इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अधीन प्रस्तावित किया गया था। दूसरा, मुस्लिम लीग कभी भी अंतरिम सरकार में सम्मिलित नहीं हुई। तीसरा, वायसराय अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, या डी केवल 3 सही है। ऐसा कहते हैं कि किसी के कहने पर सुनने पर मत जाइए। एक समझदार व्यक्ति वो होता है जो खुद आंखों देखी बात पर विश्वास करता है, जो सामने देख रहा है। ये सामने आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो आपके सामने ही है, आप खुद से डिसीजन लो। कोई कह दे कि भाई हैप्पीवेल एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले लो, अच्छी है, तो मत लो, ये देखो। और इसके बाद भी अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपको, मुझे लगता है कि निर्णय आप ले ही नहीं सकते।
चलिए 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग देखें। पहला स्टेटमेंट कैबिनेट मिशन, आपने सुना है, इसको गलत बताना है। कैबिनेट मिशन 1946 के अधीन प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही। 1946 में भारत में आपको पता है कैबिनेट मिशन आया था, और इस कैबिनेट मिशन में कुल जमा 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3। एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने भारत में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव किया था और उसी के तहत ये गठित हुई। पहला सही है। दूसरा गलत है। एक्चुअली मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग ने, वो पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे, तो पहले तो उन्होंने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया कि नहीं, हम अंतरिम सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन बाद में वो अंतरिम सरकार में जब वेवेल जो है, जो वायसराय था वेवेल, उसके कहने पर मुस्लिम लीग जो है वो शामिल हो गई अंतरिम सरकार में। 5 मंत्री उसके बनाए गए, वित्त मंत्री वगैरह सब उसी के थे, इंपॉर्टेंट मंत्रालय लिए उसने। तीसरा वाला सही है। वायसराय अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करता था। इस सरकार का अध्यक्ष कौन था? वेवेल। और इस सरकार के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? नेहरू जी जो है वो इसके उपाध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष वेवेल खुद था। तो पहला सही था, तीसरा सही था, गलत कौन सा था? दूसरा गलत था। तो सही आंसर हो गया बी, केवल 2 गलत हो गया। समझ में आ गया आप सभी को? चलो 12 क्वेश्चन हो गए, ये रहा 13वां क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई इस बार भी गलत बता दीजिए, ओके? सही नहीं बताना है, मतलब सही की जगह गलत पूछना। ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई हिंसक गतिविधियां देखी गई। गांधी जी ने लोक सेवकों को आंदोलन का समर्थन करने के लिए सरकारी सेवा से त्याग पत्र देने का निर्देश दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस आंदोलन के आरंभिक चरण में अवैध घोषित कर दिया गया। और 8 चौथा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के सदस्यों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया। कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो एंड देन ट्राई टू आंसर। अच्छा, लॉक कर दिया जाए। ठाकुर विशेष सिंह का कहना है डी लॉक कर दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, डी को लॉक कर दो और बताओ कि क्या ठाकुर विशेष सिंह कुछ राशि जीते हैं या नहीं। तो गलत बताना था, और अब हम लोग चेक करेंगे इसका सही आंसर। पहला स्टेटमेंट सही है। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो बैठक हुई थी, उसके बाद 9 अगस्त से शुरू हुआ। और आप सबको पता है इसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति। सरकार ने सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि हिंसक गतिविधियां बहुत देखी गई इस आंदोलन, है ना। जो जनता को ठीक लगा, नेतृत्व उन्हीं के हाथ में था, उन्होंने सही वो किया। दूसरा गलत है। यदि आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ोगे तो पिछले 2 आंदोलन की तरह इस बार महात्मा गांधी के निर्देश थोड़े चेंज हो गए। पहले महात्मा गांधी क्या कहते थे? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकारी नौकरी वाले सरकारी नौकरी छोड़ दें, वकालत छोड़ दें, वकील जो छात्र हैं स्कूल कॉलेज छोड़ दें, ऐसा कहते थे ना। भारत छोड़ो आंदोलन में थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी वाले सरकारी नौकरी नहीं छोड़े, बस वो कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दे।
स्कूल कॉलेज के छात्रों से भी कहा कि तुम्हें स्कूल कॉलेज तभी छोड़ना है जब तुम आजादी तक अपने इस फैसले पर टिके रहो। बाद में महात्मा गांधी को बोलते हो, हर बार महात्मा गांधी जी को बोलते हो, बार बार मुझे ही बोलते हो कि भाई आपकी वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, बताओ आंदोलन तो बंद हो गया, खराब खत्म हो गया, हमारा करियर खराब हो गया। तो यदि आजादी तक तुम अपने फैसले पर टिके रह सकते हो तो स्कूल कॉलेज छोड़ना, इस बार उन्होंने ऐसा कहा था। तो उन्होंने सरकारी लोक सेवकों को आदेश नहीं दिया था नौकरी छोड़ने का, बस निष्ठा की घोषणा कर दो, सरकार के प्रति जो है अपनी वफादारी खत्म कर दो। तीसरा सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। और चौथा भी सही है। आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आप बताओ क्यों नहीं लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का कारण यह था कि जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, आपको पता ही है 1941 में। और सोवियत संघ जो है वो गढ़ था साम्यवादियों का, और चूंकि अब जर्मनी और सोवियत संघ आपस में लड़ रहे हैं और ब्रिटेन सोवियत संघ के साथ लड़ रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से सोवियत संघ जो है वो हार जाए, ब्रिटेन हारेगा, सोवियत संघ हारेगा, मित्र देश हारेंगे, सब हार जाए। ये तब होता है जब आपकी व्यक्तिगत विचारधारा आपके देश से ऊपर हो जाती है। देश गया भाड़ में, भारत के लोग गुलाम हैं, अंग्रेज सरकार इतने सालों से हमारे साथ क्या कर रही है उनको सब पता है, सब गया चूल्हे में, सिर्फ हमारी विचारधारा जीतनी चाहिए। यूएसएसआर सोवियत संघ नहीं हारना चाहिए, और सोवियत संघ को जिताने के चक्कर में तुम ब्रिटेन का भी समर्थन कर दो। ये हरकत, ये बताइए क्या हरकत? तो इस तरह से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में न तो भाग लिया न उसका समर्थन किया। तो इस तरीके से सही आंसर था बी वाला, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं घटित हुई थी? खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा खुदाई खिदमतगार समाज का संगठन, नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू के नेतृत्व में विद्रोह, और पेशावर में सामूहिक प्रदर्शन पर गढ़वाली सैनिकों द्वारा गोली चलाने से इनकार करना। केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई थी इनमें से? मैं आज भी जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो हमेशा ये बात बोलता हूं कि देश, कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए। विचारधारा तो आती जाती रहती है, विचारधारा का क्या है? और आपकी विचारधारा भी एक ऐसे देश से जुड़ी है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सोवियत संघ से आपका कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटेन से लेना देना है। ब्रिटेन को आपको पहले निकालना है इस देश से, आपका दुश्मन है वो। आप किसी ऐसे देश के चक्कर में जिससे आपकी विचारधारा जुड़ी हुई है, ऐसे देश का समर्थन कैसे कर सकते हो जो आपके ही लोगों के साथ इतना कुछ गलत कर रहा है? चलिए, इस बार सभी आंसर सही है। अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा होगा, उसमें खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार संगठन का गठन किया था, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, है ना। इस संगठन के लोग जो है लाल कुर्ता पहनते थे और इसीलिए इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। दूसरा भी सही है, नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू ने विद्रोह का नेतृत्व किया था 13 साल की उम्र में मात्र। तीसरा भी सही है, हिंदू सेना को भेजा था सरकार ने, उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणराज्य, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। इसके सदस्य वर्ष 1925 के प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित थे। कौन सा सही है? एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए। 15 क्वेश्चन तो हमारे हो ही गए, बहुत बढ़िया, अच्छा पेस है। हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली समय इसलिए लग जाता है थोड़ा
क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेनेशन भी उसका कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन पूछ के आंसर बताऊंगा ना तो मैं 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन आराम से करा सकता हूँ। 30-35 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये वैसा ही है कि जब आप खाते हो और खाने के बाद चबाते नहीं हो तो उस खाने का फायदा नहीं। अगर आप सीधा सीधा गटक जाओ तो पेट खराब हो जाएगा, अपच हो जाएगा। और जब खाने को धीरे धीरे चबा के खाते हैं तो उसका फायदा होता है। हर बार जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। चलिए 15 क्वेश्चन का सही आंसर, हाँ देखें तो शचीन्द्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, इन सब क्रांतिकारियों ने कानपुर में इनका एक सम्मेलन होता है। कब हुआ था? अक्टूबर 1924 में। और यहां इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब स्थापित हुआ? ध्यान रखना, 1924 में। कहा? कानपुर में। शचीन्द्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका पहला उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना। दरअसल ये वो लोग थे बेचारे, इसमें से अधिकांश, जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, जब चौरी चौरा कांड हुआ और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक से खत्म किया, तो कई सारे युवा क्रांतिकारी नाराज हुए। उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, है ना। उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई हमारा जो है पूरा सब कुछ दांव पर लगा था और आपने अचानक से आंदोलन वापस ले लिया। तो जो महात्मा गांधी का तरीका था ना, अहिंसावादी तरीका, उससे इनका मोह भंग हो गया, विश्वास ही उठ गया। और इस तरह से इन्होंने फिर से क्या किया? हिंसा का रास्ता अपना। आपको पता है भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन है इसके 2 चरण हैं। पहला चरण 1907 से शुरू होता है ना, बंगाल विभाजन के बाद से 1907 से 1917 तक माना जाता है। और दूसरा चरण माना जाता है 1922 के बाद। ये दूसरा चरण है। इसमें कई सारे क्रांतिकारी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर सूर्यसेन के नाम तो आपने सुने ही होंगे ना, ये सब उसी में आते हैं। पहला सही है, उद्देश्य था संयुक्त राज्य भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना, यूएसआई। और जो काकोरी कांड पढ़ते हो आप, 1925 में जो उन्होंने एक ट्रेन को रोक लिया था और सरकारी खजाने को लूट लिया था, काकोरी कांड इसी संगठन के द्वारा किया गया था। और आपने ये भी सुना होगा कि उसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तो ये इसके बाद 1928 में आ जाओ, इस संगठन का पुनर्गठन किया गया। इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दिल्ली के पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से, और अभी अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम जो है दिल्ली का, फिरोज शाह कोटला मैदान, वहां पर इन्होंने अपना नाम बदल दिया। और नाम क्या कर दिया? नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट। इन्होंने HRA में एक S को ऐड कर लिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, समझ गए आप लोग? आ गया समझ में कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? चलो, तो हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से भारत में इन्होंने ये कार्यवाही की है। और क्रांतिकारी आंदोलन आप लोग पढ़ते होंगे, तो दोनों स्टेटमेंट सही थे भाई, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेहरू रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारतीय सरकार के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। दूसरा, इसने पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया। तीसरा, इसने केंद्र और प्रांतों में मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की। कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3 कर लेना। 2 और 3, केवल 3 या 1 और 3? चलो 16 क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग जल्दी जल्दी।
16 क्वेश्चन का सही आंसर। पहला स्टेटमेंट आपको पता है 1928 में जब लॉर्ड बर्किनहेड ने, भारत सचिव ने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि तुम्हें इतना ही ज्यादा दिमाग तुम्हारा तेज चल रहा है, तुम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हो, वो परेशान हो गया उसको देखकर, चिढ़ गया, बोलता है कि तुम बना के दिखा दो एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसा एक संविधान जो सबको स्वीकार हो भारत में, है तुम्हें हिम्मत? हमने कहा बताते हैं तुमको। हमने एक नेहरू समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, 9 सदस्यों की, और नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई। इसे भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट सही है। डोमिनियन स्टेटस की मांग की, इसी को लेकर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए, उन्होंने कहा आजादी क्यों नहीं मांगते हो। दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया। तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सही आंसर था ए, पहला और दूसरा वाला सही। मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं, जहां जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वहां वहां पर आरक्षण देना है। मुसलमानों को आरक्षण देना है, पर जहां जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक नहीं। ठीक है, चलो तो यहीं तक रखेंगे आज के सेशन को। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और मुझे मालूम है आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, लेकिन जो नाराजगी है कि आप फिर भी सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, वास्तव में दिल से आपको लग रहा है कि नहीं बढ़िया रहा, मजा आया, अच्छे क्वेश्चन थे, तो सेशन को लाइक करें। चाहे आप लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड, सब लोग सेशन को लाइक करो। हम लोग आपको ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 1499 रुपए में। हैप्पीविल एकेडमी एप्लीकेशन पर जाओ और उस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर लो, 1500 रुपए में बस। 1500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 25 टेस्ट है उसके अंदर, 2500 क्वेश्चन है। सोचो इस तरीके के 2500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कहां लेके जाएगी। ठीक है, और हैप्पीविल एकेडमी का जो ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, ये खत्म हो जाएगा 7 नवंबर को। जो भी आपको कोर्स लेना है इस समय ले लीजिए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, चाहे जीएस का हो, कॉम्बो का हो, ऑप्शनल का हो, सब पे 1000 रुपए का डिस्काउंट है एक्स्ट्रा, तो उसका फायदा उठाओ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। ठीक है, कल शायद हमारी क्लास ना हो, इसलिए आज ही मैं आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली बोल देता हूँ। हैप्पी दिवाली आप सभी को, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।